Hello, my friends, buddies, and viewers to our refined version 2.0 of Chemistry Class 12th. So, we are in episode 4 of this refined version 2.0 and आज के इस एपिसोड से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज सॉल्यूशंस। पहले 3 वीडियोस में हम चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के डेफिनेशंस को टर्म्स को अच्छी तरह कवर कर चुके हैं। सो अब नंबर आता है चैप्टर नंबर 2 का दैट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस पहले तो नाम से ही अगर हम चैप्टर को समझने की कोशिश करें कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर सॉल्यूशन जो हमारे पास है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस whose composition can be varied with certain limits। अब यहाँ पर सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो है एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब अगर उसकी कंसंट्रेशन को चेक करें हम, वो ऊपर से नीचे तक डायरेक्टली सेम होने वाली है, कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं होने वाला है। अब कंसंट्रेशन और कॉम्पोजिशन का मतलब यहाँ पर हमारे पास है कि अगर हम एक सॉल्ट सॉल्यूशन और एक शुगर सॉल्यूशन लें तो अगर उसमें हम ऊपर से उसकी कंसंट्रेशन ऊपर से अगर उसको टेस्ट करें और उसके बॉटम से उसको टेस्ट करें तो टेस्ट में डिफरेंस नहीं होगा। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है, उसमें जो सॉल्ट और शुगर अच्छी तरह डिसॉल्व हुआ है वाटर में, तो दैट इज द कंसंट्रेशन विच विल सक्सीडेड इन दैट। और हमारे पास जो कॉम्पोजिशन है वेरी नहीं हो रही, कंसंट्रेशन वेरी नहीं हो रही, तो सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है। जिस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन वेरी कर जाती है दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। यहाँ हम हेट्रोजीनियस की बात नहीं कर रहे हैं। अब जो दो सॉल्यूशन हमने लिए हुए हैं सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन, यहाँ पर जो हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज सॉल्ट वाटर एंड शुगर वाटर। सो दो दो कंपोनेंट्स हैं दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट्स लिए हैं, दो सब्सटेंस लिए हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो हमारे पास आता है दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसमें कंसंट्रेशन, जितनी कंसंट्रेशन जिस चीज की होगी, जितनी कंसंट्रेशन जिस चीज की होगी वो हमें न्यूमेरिकल्स में बताया जाएगा कि इसकी कंसंट्रेशन इतनी है और इसकी इतनी है। सो वो हमें उसके बेसिस पर निकालना है। बट जो हमारे पास सबसे पहली चीज आती है इसको करने से पहले दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हमें जानना जरूरी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा होगा। अब सॉल्यूट वो होगा जिसकी कंपोजिशन या कंसंट्रेशन कम होने वाली है, जिसको हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट वो होगा जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्ट और वाटर, तो वाटर वहाँ पर सॉल्वेंट का काम करेगा और सॉल्ट वहाँ पर सॉल्यूट का काम करेगा। सॉल्ट दैट इज रेफर टू एज सॉल्यूट, क्योंकि वो सॉल्ट को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में। अब जो सॉल्यूशन बनेगा इसको हम करेंगे जो सॉल्यूशंस अगर जहाँ पर वाटर होगा दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन एंड दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जहाँ पर वाटर नहीं होगा प्रेजेंट वो हम कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो अब आते हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो हमारे पास composition of a solution can be described by expressing its concentration. The concentration of a solution may be defined as the amount of solute present in the given quantity of solution. जो solute की presence है उस given solution में वो amount निकालनी है। अब हमें अमाउंट निकालनी है। अब हमें तो सबसे पहले परसेंटेज बाय मास एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम। जो मास परसेंटेज है वो ऐसे डिफाइन किया जाता है कि द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, जो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट हमने लिया है दैट इज मास हम लेंगे कंपोनेंट का 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन के ऊपर। कि जो सॉल्यूशन अगर हमने लिया है कि अगर हम बोले कि 10% ऑफ NaOH, 10% ऑफ NaOH, सो 10% ऑफ NaOH जो वाटर में डिजॉल्व है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में
10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है, ठीक है। तो मास ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इन अ सॉल्यूशन अपॉन में टोटल मास ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100। सो अगर हमने सॉल्यूशन 100 ग्राम का लिया है और जो हमारे पास कंपोनेंट का मास है 10, सो 10/100 दैट इज 10/100 दैट इज 100 से 100 अगर कैंसिल तो 10 ग्राम का हमारे पास 10% हमारे पास निकल आएगा क्योंकि मास परसेंटेज 10% है। अब यही काम अगर हम वॉल्यूम के साथ करें तो वॉल्यूम में पर वॉल्यूम अगर हम लें तो वॉल्यूम में हम लेंगे वॉल्यूम परसेंटेज दैट इज पर 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि पर 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। सो पर 100 ml अगर हम लें तो वॉल्यूम परसेंटेज हमारे पास बनेगा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू में 100। मास पर बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये भी एक है कि अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर हम लें तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हमारे पास वेट अपॉन में वॉल्यूम आएगा। समटाइम वी एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन एज वेट बाय वॉल्यूम। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ml ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर हम लें तो मीन्स वो करेगा कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड 100 ml के सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। मतलब मास हमने लिया कंपोनेंट का अपॉन में ली हमने वॉल्यूम, उसको हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके या रिप्लेस करके वो चीज़ निकाल पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ये भी एक सेकेंड टर्म है जिससे कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कितने पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन है। व्हेन अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेरी मिनट अमाउंट्स, सबसे बहुत छोटी अमाउंट्स में ट्रेस क्वांटिटीज, मतलब सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए प्रेजेंट हो जिस सॉल्यूशन में पार्ट्स पर मिलियन काफ़ी छोटी क्वांटिटी होगी, दैट क्वांटिटी इज मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, ppm से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स इट। इट इज पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। एक्सप्रेस को करते हैं दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के पार्ट ले रहे हैं, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट इनटू में 10⁻6 कर देंगे। दैट गिव्स द आंसर। सो ppm में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो हमारे पास आती है चीज़ दैट इज मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोलारिटी और मोलालिटी को जानने से पहले हमारा मोल फ्रैक्शन को जानना सबसे ज़रूरी है। अब मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास है, मोल फ्रैक्शन एक रेशो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन को निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स भी हमें चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स भी हमें चाहिए। तो मोल अगर हमें निकालने हो, क्योंकि मोलारिटी और मोलालिटी से पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए। ठीक है। अब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी एंड मोलालिटी में, मोल फ्रैक्शन वहां पर काम करेगा, क्योंकि x ऑफ सोल्यूट अपॉन में x ऑफ n ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स आ जाते हैं। अब मोल्स ऑफ अ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास से हम इसको कर देंगे। ठीक है। और जो टोटल मोलर मास है, कुछ कंफ्यूजन हो रही है शायद, आई थिंक जो मोल फ्रैक्शन है वो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन में अगर एक मोल्स प्रेजेंट है तो अगर एक इंडिविजुअल का मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो दैट गिव्स अस दैट। ठीक है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ये काम करेगा, और मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करते हैं सब जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कि अगर NaOH का सॉल्यूशन है तो Na के मोल्स, O के मोल्स और H का मोल तीनों को ऐड करेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल आएगा। नाउ दैट इज मोलारिटी। मोलारिटी में हमारे पास आता है मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट, नॉट सॉल्यूशन, डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिजॉल्व है। मोलारिटी का सिंपल फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए अनदर फॉर्मूला है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन होगा और मोलर मास अगर हमें NaOH दे रखा है तो NaOH का मोलर मास दैट इज 40 क्योंकि हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16 समथिंग एंड Na का भी Na का हमारे पास आएगा 23। ठीक है, Na का 23, O का 16 और H का 1, तो टोटल 40 बन गया और मास ऑफ सॉल्यूट हमें ऑलरेडी गिवन होगा। जैसे कि एग्जांपल एक है तो वहाँ पर 2.46 ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है NaOH, वहाँ पर हमारे पास 2.46 हो गया, अपॉन में 40 रखा तो हमारे पास आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए। मोल्स ऑफ सोल्यूट को हमने पर वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है वो अगर रख देंगे और इनटू में हम 1000 कर देंगे तो दैट गिव्स अस मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। Now next term is molality. Molarity and molality. One more thing with molarity that इसकी एक disadvantage है कि it changes with the temperature because of expansion or contraction of a liquid with the temperature. Contraction और expansion हो गया अगर liquid की तो वहाँ पर वॉल्यूम के चेंजेस के चांसेस हैं और मोलारिटी में भी चेंज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी चेंज होगी टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर डिपेंडेंस है इसकी। अगेन वी कंटिन्यू विद मोलालिटी। मोलालिटी सॉल्यूशन में अगर है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 नॉट 100 पर 1000 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। वहां पर हमने सॉल्यूट को सॉल्यूशन से कंपेयर किया था, यहाँ पर सॉल्यूट को सॉल्वेंट से कंपेयर कर रहे हैं। नाउ मोलालिटी इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पर भी मोल्स का काम आ रहा है तो मोल्स का वही फॉर्मूला दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो निकाल लेंगे। पुट करी वैल्यू, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया होगा ग्राम में, इनटू में 1000 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टर्म इज मोल फ्रैक्शन हम कर चुके हैं। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी भी एक करने की हमें टर्म चाहिए, वैसे कि NCERT में नहीं है लेकिन करनी चाहिए हमें। Normality of a solution is a number of gram equivalent of a solute dissolved per liter of a solution। जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व हैं, जितने वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन वो लीटर में लेंगे हम, तो वो इक्वल टू नॉर्मेलिटी, कैपिटल N से इसको डिनोट करते हैं। सो द थर्ड टर्म इज सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी, किसी भी चीज़ को हम अगर वन थिंग को दूसरे चीज़ में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने के टाइम पे हमें जो स्टीयरिंग करनी पड़ती है, स्टीयरिंग करने को ही हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। स्टीयरिंग जो करते हैं वो चीज़ एक चीज़ को डिसॉल्व करने के लिए दूसरी चीज़ में करते हैं, और अगर जितनी अच्छी स्टीयरिंग करेंगे उतनी अच्छी सॉल्युबिलिटी हमारे पास आएगी। सॉल्युबिलिटी, एक सब्सटेंस में हमने दूसरा सब्सटेंस डिसॉल्व किया, वो कितना परसेंट डिसॉल्व हुआ, सही डिसॉल्व हुआ, अच्छा डिसॉल्व हुआ, पूरा डिसॉल्व हुआ, दैट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और डिपेंड करेगी नेचर कैसा है सॉल्यूट का, कौन सा सॉल्यूट मिला रहे हैं, वेदर इज अ सॉल्ट, sugar, sugar cubes, etc. एंड सॉल्वेंट एज अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर और प्रेशर। एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर और प्रेशर भी अगर है तो वहां पर भी वो वेरी कर सकती है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, अगर एक सॉलिड को, अगर एक सॉलिड सोल्यूट लेते हैं हम, जैसे कि अगर हमें शुगर क्यूब लिया तो वहां पर जो डिसोल्यूशन है, जैसे कि अगर हम
एक बड़ा शुगर क्यूब लेते हैं, उसको हमने एक 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, तो बाद में अगर हम चेक करेंगे तो वो 100 ml नहीं रहेगा, उसकी कंसंट्रेशन कुछ इंक्रीज हो जाएगी. So this process is known as dissolution because at in class 9th we have studied buoyancy. बायनेंसी मैंने स्टडी किया था कि अगर हम एक सब्सटेंस को वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर उस जगह उस सब्सटेंस में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, और अगर जगह बनाएगा तो वो वाटर डिस्प्लेस करेगा. वाटर उतना डिस्प्लेस करेगा जितना कि उसकी सरफेस एरिया है या कि वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा. तो यहाँ पर भी डिसोल्यूशन होगा, तो जो डिसोल्यूटेड पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो लिक्विड के अंदर जाकर फिक्स होने की कोशिश करेंगे, और फिक्स होंगे तो उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे. दैट इज प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन. अगर यही सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में जो हैं वो कोलाइड कर जाते हैं सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स के, तो वो सेपरेट हो जाते हैं सॉल्यूशन से, एंड दैट इज कम आउट एज क्रिस्टल. जिसकी पोटैश एलम के अगर क्रिस्टल्स हमारे बने हैं तो वो सॉलिड जो है वो सॉल्यूशन से अलग हो गए हैं, इसलिए वो क्रिस्टल के रूप में अलग ही हमें दिखाई दिए थे. अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास एक लॉ आता है, दैट इज कॉल्ड एज हेनरी लॉ. दैट्स सपोज्ड टू बी अ इम्पोर्टेंट लॉ. हेनरी लॉ स्टेट्स दैट partial pressure of a gas is proportional to the mole fraction of a gas. Henry law states that the mass of a gas per unit volume of a solvent, जो मास है एक गैस का जो डिजॉल्व है पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट अगर टेम्परेचर है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम ऑफ अ सॉल्यूशन. यहाँ पर वही है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. बट इसके आगे अगर एक्सटेंड करी, जो अभी पहले हमने डेफिनेशन बोली उसको अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हेनरी लॉ में ये स्टेट किया गया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. तो जो x हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p के, और जो x है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द k डैश p, एंड p इज इक्वल टू 1/k डैश x, और 1/k डैश x को ही हम kh डिनोट करते हैं, तो p इज इक्वल टू k डैश x. p is directly proportional to x, so p is equal to k dash kh x. so kh हमारे पास जो है हेनरी कांस्टेंट बन जाएगा, because it generated by a scientist whose surname हेनरी. तो यहाँ हेनरी नॉक के नाम से ये लॉ जो है पॉपुलर होगा, हेनरी लॉ. अब जो हमारे पास हेनरी लॉ है ये कांस्टेंट है, के एस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करेगा, एंड हायर द वैल्यू ऑफ के एच, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितनी वैल्यू अगर के एच की हायर करेंगे उतनी ही सॉल्युबिलिटी कम होगी. इसका एग्जांपल हमारे पास जो है कि सॉल्युबिलिटी का अगर हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज इन टेम्परेचर पर क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज इन टेम्परेचर पर डिक्रीज होगी, बिकॉज अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स अगर ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इन समर्स टेम्परेचर इज वेरी हाई नियर अबाउट 40 to 45 डिग्री सेल्सियस, सो वहाँ पर जो ऑक्सीजन है इन वाटर दैट इज वेरी वेरी लेस सॉल्युबल, ज़्यादा अच्छी तरह सॉल्युबल नहीं होती. अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर में बहुत अच्छी तरह सॉल्युबल होती है, क्योंकि टेम्परेचर में वेरी विद 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, सो सॉल्युबिलिटी वहाँ सबसे अच्छी होती है. तो अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स को इन कोल्ड वाटर रखेंगे रेदर देन वार्म वाटर तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे.
अब बात आती है वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर की बात आती है। तो वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure। डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। जो वेपर्स हमारे पास होती हैं लिक्विड सरफेस के अबव, जो वेपर्स होती हैं वो जो लिक्विड सरफेस पर प्रेशर लगाती हैं अपने ऊपर जाते टाइम, लिक्विड सरफेस पर प्रेशर लगाती हैं एट एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर जब होती हैं, यानी कि सरफेस ऑफ वाटर और एयर के बीच के सरफेस पर होती हैं, तब वो अगर जो फोर्स लगाती हैं दैट इज कॉल्ड वेपर। जब वो प्रेशर लगाती हैं दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर से रिलेटेड ही एक और लॉ है दैट इज राउल्ट्स लॉ, उसको हम देख लेते हैं। अब राउल्ट्स लॉ हमें ये कहता है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर फिर से हमने कांस्टेंट कर दिया है, एंड फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, वॉलेटाइल लिक्विड्स का मतलब जो वॉलेटाइल हो सकते हैं, यानी कि वॉलेटाइल का समझ ही आ रहा है कि जो इवेपोरेट हो सकते हैं, इवेपोरेट हो सकते हैं, वॉलेटाइल यानी कि खत्म हो सकते हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, कंप्लीट नहीं, पार्शियल वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट का जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन। उस प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का और मोल फ्रैक्शन का वो प्रोडक्ट उसकी इक्वल होगा। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। तो दैट गिव्स अस पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, ये पी ए डॉट एक्स ए, और पी बी जो है हमारे पास इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, वेयर पी ए जो हमारे पास पी ए नॉट है वो वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का, प्योर कंपोनेंट ए का, और पी बी नॉट या पी टू नॉट जो है वो कंपोनेंट वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट बी का, सेम टेम्परेचर पर। अब डाल्टन्स लॉ से हम पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देंगे, टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, दिस इज सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2, वी गेट P इज इक्वल टू PA प्लस PB, और जो XA है और XB है उसको हम जानते हैं कि वो 1 के इक्वल होता है, तो XA जो हमारे पास है वो 1 माइनस XB हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू P टोटल इज इक्वल टू P नॉट 1 प्लस P नॉट 2 minus P naught 2 into X2. So that is the formula of vapor pressure according to Raoult's law. According to Raoult's law ये formula बनता है। अब राउल्ट्स लॉ को ओबे करने वाले जो सॉल्यूशंस हैं एंटायर रेंज तक, जो कंसंट्रेशन तक फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशन। और जो इन दोनों को फॉलो नहीं करते हैं, इन रूल को फॉलो नहीं करते हैं या लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब पॉजिटिव डेविएशन जो आती है वो तो ग्राफ जब हम करेंगे उसको तब हम कवर कर देंगे, ग्राफ में पॉजिटिव और नेगेटिव जो डेविएशन आती हैं उसको हम कवर कर लेंगे। सो आज इस वीडियो के लिए एपिसोड 4 के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड द टर्म्स कवर्ड इन दिस वीडियो, एंड फ्रॉम एपिसोड 5 in episode 5 we will hope to end this chapter. Thank you so much.